अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदमी। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं ख़बरों पर तजिया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, मुख्तसर लेकिन जामे तारफ़ कि वही लफ्ज़ों के माहिर और तजिए की महारत हासिल रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच TV नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफ़ियत के बावजूद आमद का शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर एक अजीब सा बम या उसको बमबारी कह लें, वो है पेट्रोल की। और पेट्रोल के मामलात यानी एकदम से सेंचुरी क्रॉस कर गई पेट्रोल की कीमत। 100 रुपये 10 पैसे 25 रुपये का एकदम से इजाफा। ये जैसे क्रिकेट में होता है कि फर्स्ट सेशन में कोई सेंचुरी बनाता है तो बड़ा प्लेयर होता है, दूसरे में सेंचुरी बनाए वो भी बड़ा प्लेयर होता है। तो इसमें जो एकदम 100 किए हैं तो पहले सेशन में कर दिए हैं। गो के ये होना चाहिए था 3 सेशन में जाके ये बढ़ने चाहिए थे, जिस तरह से कम हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक ही शॉट ऐसा खेला है कि सेंचुरी करके सुरखरू हो गई है टीम सारी इनकी, जिन्होंने ये रेगुलेटरी के सामने जो हथियार डाले हैं, जिस तरह से बातचीत हुई है। जब पैसे कम होते हैं तो ऑयल का बहरान पैदा होता है मुल्क के अंदर, तो हर जगह से चमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि ये माफिया एक्टिव हो गई है। तो उस माफिया का तदारुक करने के लिए उस माफिया के ऊपर आपने 4.5 करोड़ का जुर्माना आयद किया, सिर्फ यानी कि 27 की बात की है। अदरवाइज़ बात ये होती है इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे, इनको काम नहीं करने दिया जाएगा, दूसरों को लाया जाएगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, और फिर यही हुआ जो वो चाहते थे कि ऑयल के प्राइसेस को जो है बढ़ाया जाए। मुझे तो हैरत ये है कि आपने बड़ा अच्छा सिलसिला ये डिस्कस किया है, बल्कि आपने जिस तरह क्रिकेट की बात की है ना, तो मैं यहाँ पे जुमला ये बोलूँगा कि कहाँ वो टेस्ट क्रिकेट के माहिर, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी इनिंग्स और वो दौरानियाँ, और एकदम से ये इनिंग्स जो है वो ना तवील दौरानिये से मुख्तसर दौरानिये में आ गई। यानी ये मुख्तसर दौरानिये में ये सारी की सारी सूरत हाल हुई है। लेकिन मामला तो ये है, क्या तकाजा करती थी टीम इसका, इस इनिंग का तकाजा करती थी। और अगर हम सियासत की तरफ ही चले जाएं, हुकूमत, वजीर आज़म, अवाम, इतने जुड़े लोग। और एक और बड़ा बारीक नुक्ता कि ओगरा कहाँ है, हुक्काम कहाँ हैं। उन्होंने जो समरी भेजी थी वो बड़ी अजीब थी, वो कम करने की थी। इनके जो मामलात निकले वो बढ़ा देने के निकले। तो ये सारी की सारी सूरत हाल बड़ी अजीब है। अगर तो वो क्रिकेट की तरफ ही जाना है तो दौरानिया तो कम से कम देखें, ये मुख्तसर दौरानिये की खेल नहीं। देखें ना, पहले वो 5 रोज़ा टेस्ट मैच होता था, उसमें पता चलता था खिलाड़ियों का, बॉलर्स की फिटनेस और बैट्समैन की फिटनेस का पता चला करता था। फिर वनडे हुआ, उसमें भी महारत नज़र आती थी। जब से T20 आया है और फिर उसके बाद एक और नई इस्तिलाह 10-10 का जो आने वाली है, जिसपे काम शुरू हो चुका है, वो उस तरह से खेला गया पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में जिसने इजाफा कि पाकिस्तान की तारीख में, क्या मेरे ख्याल में शायद दुनिया में पहले एक ही दिन में एक ही झटके के साथ एक ही शॉट खेल के इतने पैसे कभी नहीं बढ़ाया गया, ना ही कभी इतने कम पैसे किए गए हैं। और जिस तरह से जब पेट्रोल महंगा होता है तो एकदम वो जो एक रात पहले तक सबको पेट्रोल देना बंद कर दिया जाता है। रात यही हुआ कि 1000 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे रहे थे, 1000 रुपये का सिर्फ आपको इजाज़त है, उसके अलावा नहीं है। अच्छा, जब पेट्रोल पैसे कम हुए तो तब भी पेट्रोल नहीं फराहम किया गया। यानी इतनी माफिया इतनी स्ट्रांग है। चीनी माफिया की बात आती है तो वो स्पेशल चार्टर प्लेन मंगवाते हैं, उसमें बैठ के लंदन चले जाते हैं। गंदम माफिया की बात आती है तो मिनिस्ट्री और चेंज करके बेहतर यूनिवर्सिटी दे दी जाती है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे भी यही हुआ, 4.5 करोड़ का जुर्माना और 7 अरब से ज्यादा उनको बेनिफिट दे दिया। वो कभी नहीं हुआ कि अदरवाइज पहली तारीख से कीमतें बढ़ती हैं। यहाँ 5 दिन पहले ही आपने उनको दे दिया कि आवाम की जेबों में जो पैसा रह गया शायद थोड़ा सा वो भी निकाल लिया जाए। नदीम साहब, हमें ज्वाइन किया है दूसरी शख्सियत ने, और अब तो ये सहाफ़त और सियासत का एक इम्तजाज होगा, क्योंकि दूसरे मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, सियासतदान और तजिया का मोहतरम जनाब अचकज़ई साहब। मैं जानता हूँ ताख़ीर हो गई ट्रैवलिंग की वजह से, लेकिन मामला बड़ा गंभीर हो गया है। सूरत हाल ऐसी हो गई है, बीइंग ए जर्नलिस्ट तजिया दे रहे थे नदीम रज़ा साहब, और आपकी जानब भी मैं यही सवाल करूंगा। सवाल क्या है, बल्कि ये तो वो आज की जो सूरत हाल है ना, वो बड़ी अजीब व गरीब है। मामलात बड़े अजीब हो गए हैं। वो अवाम जिसके बारे में कहा जाता था, जिसकी गुर्बत की कहानियाँ सुनी जाती थी, जिसके साथ दावे और वादे किए गए थे, वो सारे के सारे हवा हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत एकदम से सेंचुरी क्रॉस कर गई, 110 पैसे का हो गया। और उसके साथ अगर देखें तो 25 रुपये एकदम से यकमुश्त
यानी ये एक अजीब सा सिलसिला है, यकलख्त आप एकदम से इतनी कीमत बढ़ा देते हैं और हालात अगर इंटरनेशनल मंडी के हैं वो अलग से हैं। तो जिस तरह इन्होंने सहाफ़त के पॉइंट ऑफ व्यू से नदीम रज़ा साहब ने बताया, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा सियासत के हवाले से इसको देखें किस तरह। देखिए, आवाम के हकूक़ के नाम पे तो हर फैसले पे तनकीद हो सकती है, लेकिन हक़ाइक़ हमने नज़र में रखने हैं। पिछले तकरीबन 40 दिन में जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस हैं वो रिबाउंड हुए हैं। तकरीबन 112% कीमतें बढ़ी हैं, 112%। इसका मतलब है कि पिछले कई दहाइयों में इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ जो कीमतें हैं जो अभी पिछले पोस्ट कोरोना में हुए हैं। अब पाकिस्तान ने उसको 110% नहीं ले किया, बल्कि 23% ले किया है। 23% कीमतें बढ़ी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कितनी? 110% प्लस। अच्छा, अब हुकूमत के तरीक़ेकार पे, मैनर्स पे अचानक से आपको लगे कि ये एक पेट्रोल का बम है, इस पे तो तनकीद हो सकती है कि क्या आवाम को तैयार किया गया। अगर मैं सियासी हुकूमत का तर्जमान होता, नुमाइंदा होता, पॉलिसी मेकर होता, तो मैं ये कहता कि पहले प्राइम मिनिस्टर जाए, स्पीच करे, कौम से कहें कि इंटरनेशनल सूरत हाल ये है, अब हमने क्या करना है, हमारी मजबूरी क्या है, हमारे ऑप्शंस क्या हैं। इस हवाले से तो यकीनन हुकूमत पे आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन तेल इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जेब से सब्सिडाइज आप नहीं कर सकते। हमारी इतनी सख्त नहीं है, हमारी इकानमी में इतनी जान नहीं है कि हम लोगों को सब्सिडाइज तेल दे सकें। लिहाजा दोनों को हमने बैलेंस करना है। एक हकीकत है, दूसरा ऑप्टिक्स हैं, मैनर्स हैं, सियासी एस्पेक्ट है उसका, फिर सहाफती एस्पेक्ट है। आपने यकीनन आवाम के साथ खड़े होना। चले यकीनन, क्योंकि आप सियासी हुकूमत के तर्जमान तो नहीं हैं, लेकिन आपका जायजा अपनी जगह पे है। लेकिन एक बड़ा बारीक नुकता है कि जब बढ़ा या कम हुआ, हमारे यहाँ जब सस्ता किया तो हुकूमत ने ऐलान किया। नदीम साहब, सवाल मेरा बड़ा गौर तलब है, हुकूमत ने सस्ता किया, ऐलान कर दिया, लेकिन तेल नायाब हो गया। नायाब होने के पीछे एक बहुत बड़ा सिलसिला है, क्राइटेरिया है, वो माफियाज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे। अब एकदम से इतना इंक्रीज कर दिया गया, यानी वो सस्ता क्यों किया था? अगर किया था तो नायाब क्यों हो गया? अगर नायाब हो गया था तो दोबारा आपने एकदम से इतनी कीमत क्यों बढ़ा दी? अब कम से कम वाकई 13 दिन बाद कोई पेट्रोल की दस्तयाबी शुरू हो गई। तो नदीम साहब, मुझे तो ये पूछना है कि जिस तरह जान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि असूलन अगर देखा जाए तो कीमतें बढ़ी हैं और हुकूमत किसी हद तक ठीक है, सिर्फ एतमाद में लेने का फुकदान था, तो आप कैसे देख रहे हैं? वाकई बिल्कुल देखें, ये बात सही है कि अगर गवर्नमेंट है उसको चाहिए पहले बात करें, आवाम को एतमाद में लेना चाहिए कि भाई पहले हमने कम किए, जब रिड्यूस हुई थी अब बढ़ गए तो हमने बढ़ाने पड़ गए पैसे, उसकी लॉजिक देनी चाहिए। लेकिन ये मतलब वो हरगिज़ नहीं हो सकता कि आपने लेवी के ऊपर भी वो ले लिए, श्योरिटी ले लिए, लेवी आपने बढ़ा दी है। इतने हद से ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो क्या होगा? अवाम ही परेशान होंगे, जो पहले ही परेशान हो रहे हैं, और अवाम कुछ नहीं बोलते। एक इसमें कोई दो राय नहीं है, अवाम बड़े मजलूम है, वो हर चीज़ को उसी तरह से लेते हैं जैसी गवर्नमेंट दे रही होती है। ये माजी में भी देखा आपने, वो नवाज़ दौर हो या जरदारी का दौर हो या ये इमरान खान की हुकूमत हो, अवाम उसी तरह से ले रही है। गंदम पे पैसे बढ़ते हैं तो अवाम खामोशी से ख़रीदारी करी, कुछ नहीं बोलती, कोई सब्सिडी नहीं मांग रही है। बिजली के पैसे बढ़ते हैं, बिलों में कटौतियाँ नहीं होती हैं, मज़ीद इजाफा किया जाता है, उस पर भी अवाम बेचारे कुछ नहीं बोलते। वोट दिया है एक मुल्क की बेहतरी के लिए, मदीने की रियासत के लिए उन्होंने वोट दिया है, बेहतरी के लिए वोट दिया है ना, तो इसलिए कुर्बानी दे रहे हैं। फिर चीनी का मसला आता है तो उसमें भी 20 रुपये बढ़ जाते हैं, उसमें भी कोई अवाम बोलते हैं, खामोशी रहते हैं, मसला नहीं है। मुल्क बन रहा है, नया मुल्क बन रहा है, करप्शन से पाक मुआशरा बन रहा है, माफिया को हटाया जा रहा है, तो इसलिए अवाम खामोश हैं, अभी भी अवाम खामोश हैं। लेकिन वज़ीर आज़म को चाहिए था, जब आप असम्बली के अंदर, यानी कि कोई रब्त नहीं था, जब उसामा बिन लादेन के आप स्पीच कर सकते हैं उसके ऊपर, वो यानी बेमहल बात थी, वो जिक्र हो सकता था। पेट्रोल के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? ये यकदम तो नहीं बढ़े पैसे आलमी मार्केट के अंदर, ये भी ग्रेजुअली बढ़ते हुए यहाँ तक आए। और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 दिन पहले आपने बढ़ा दिया, यकुम को बढ़ा करते हैं पैसे। लेकिन आपने ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको अगर देखा जाए, ये जितनी भी पेट्रोलियम जो कंपनियां थी सारे, उनका असर है ये, उनको आपने सिर्फ 4.5 करोड़ का जो माना किया था। जाना है तो बहुत कुछ पहले नहीं हुआ, यानी नई हुकूमत का इतना बड़ा जो प्रचार हुआ था वो भी पहले नहीं हुआ। नई हुकूमत की उम्मीदें, नए पाकिस्तान की उम्मीदें, वो सब कुछ नहीं आता। वो बात ठीक है, जैसे अचकज़ई साहब कह रहे हैं आलमी मार्केट में बढ़े पे, बिल्कुल बढ़े, जनमन बढ़े हैं, कम भी हो रहे हैं, बढ़ के 40 करके 37.8 भी आ गए, उसको वो भी कम हुए हैं। लेकिन आपको उस तरह से एतमाद में लेके लोगों को बताएं तो सही कि जो लेवी पहले 10 रुपए की होती थी वो 30 की है आपने, वो क्यों की है?
उसमें भी आपने तरमीम कराई है, वो भी बताएं आपको किस वजह से किया है, और ये 25 रुपए बढ़ाएं, ये क्यों बढ़ाएं, एकदम बताएं तो सही। वो फिर बयानबाजियां दे देते हैं, इसीलिए चीजें बातें खराब होती हैं। आप खुल के सामने आए, सामने आते भी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यही जो है ना और एंगल में है, अचकज़ई साहब आपके हवाले, यानी अवाम की बात कर रहे हैं, आप सियासतदान हैं, उनका क्या कहना है? नदीम साहब तो ये कह रहे हैं अवाम नहीं बोल रही, लेकिन अब ये जो सूरत हाल जिस नहज पे आ गई है, आपको नहीं लगता कि एक तो चीखों का सिलसिला शुरू होगा, दूसरा जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा, अवाम ने कहना शुरू कर दिया है कि ये बार बार का जो कत्ल हो रहा है, बार बार जो मारा जा रहा है, हमें एक बार कुछ कर दें, ये मुआशी कत्ल जिस तरह हो रहा है ये हमारे लिए तो अजाब बन जाएगा, और ये अवाम शायद एक दबी दबी आवाज़ को शायद कोई एक अच्छा खासा जोर मिल जाए, शोर मिल जाए, और वो शोर में ही कन्वर्ट हो जाए। तो आपको क्या लगता है, वाकई अवाम अब सुकून से बैठ जाएगी? उनको नहीं नज़र आ रहा और उनके साथ क्या हो रहा है, वाकई ये आप दलील या स्टैटिस्टिक्स से अवाम को कायल कर लेंगे? देखिए, मजदूर यूनियन की बातें करना आसान है, आवाम के नाम पे एक बयानिया देना आसान बात है। असल में आवाम एक मोनोलिथिक एक ही तरह की चीज़ नहीं है। मिडिल क्लासेस हैं और फिर वर्किंग क्लासेस हैं, जो ओवरवेलमिंग यानी 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ वो लोग हैं जो जिनके पास गाड़ी है ही नहीं, जिनके पास मोटर बाइक है ही नहीं, जो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे उनका इन्हिसार है, जो सुबह निकलते हैं घर से, शाम को घर वापस जाते हैं और उनके अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोज़गार का बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। जो ज़्यादा सफ़र होते हैं वो मिडिल क्लास होता है। मिडिल क्लास की तनख्वाहें, उनकी जो वसाइल हैं वो महदूद होती हैं, और ये ख्वाहिशात और एहतजाज और गिले और शिकवे मिडिल क्लास के ज़्यादा होते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इकानमी का पहिया है। अगर डीज़ल निस्बतन बाकी हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उससे चीप है, उससे सस्ता है, और हम एक पहिए को चलाने में कामयाब हो गए, क्योंकि डीज़ल से की वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगा और सस्ता होता है। डीजल की वजह से इंडस्ट्री का पहिया चलता है, जो क्रिटिकल है। बाकी ये कि अगर मेरा हक हो कि मैं सस्ता पेट्रोल, मैं वैसे मिडिल क्लास का एक शख्स और मैं ज़्यादा यानी कंजम्पशन करूं और वो चीप हो, लाजमी बात है उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं तो फिर आप 3 चलाएंगे, अगर एक गाड़ी है फिर आप 2 चलाएंगे। अब हम सबको मालूम है कि जब पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा ड्राइव करती हैं, लेकिन जब महंगा हो जाता है तो इससे दुनिया में हर जगह पेट्रोल की कंजम्पशन को डिस्करेज करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें लेवी भी लगती है, टैक्सेस भी लगते हैं, और इसी तरह एक माहौलियाती एक सोच है कि आपने माहौल को साफ रखने के लिए कम यानी ट्रैवलिंग करनी है। जो लोग ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करने का रुझान रखते हैं। पॉलिटिशियन एक चीज़ और भी होती है, जैसे एक चीज़ और भी होती है, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं ना यूजुअली के पड़ोसी ममालिक का या दुनिया के दीगर ममालिक का, कि वहाँ पे पेट्रोल कितना सस्ता है या कितना महंगा है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में भी सस्ता है। ठीक है, इस तरह की एग्जाम्पल दी जाती है। तो उसमें पर कैपिटा इनकम भी देखी जाती है कि उस मुल्क की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उन आवाम की सकत कितनी है, कि महीने का एक आदमी कितना कमाता है। हमने कभी उसका कंपैरिजन नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी भी, गवर्नमेंट ने भी या किसी ने भी उसका भी पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन बताएं, उसके बाद बात करें। हाँ, अगर चल पेट्रोल का मसला ये है तो दीगर ममालिक में ब्रेड जो है या आटा जो है या ये अंडे जो हैं, इसके कितने प्राइस बढ़ते हैं दुनिया भर में। आप लंदन में आप रहें, आप देखें जो 25 साल पहले प्राइस थे, कीमतें, वो उसमें भी माइनर सा एक इजाफा हुआ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली जब आवाम से ताल्लुक़ रखता है। जब मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, फैक्ट है इस दौर में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास परेशान हुआ। जो मिडिल क्लास अपर क्लास की तरफ ट्रैवल कर रहा था, वो बिल्कुल नीचे की तरफ उसकी ट्रैवलिंग शुरू हो गई है। तो ये सूरत-ए-हाल है। ये कंपैरिजन जब आपने करना है तो बहुत सारी चीज़ें देखना होगी, लेकिन मेरा बीइंग अ पॉलिटिशियन एक सवाल यह है कि आप सियासतदान हैं, आप नुमाइंदे हैं अवाम के, अवामी नुमाइंदे होते हुए आप ऐवान में पहुंचे हैं, तो अवाम का ख्याल तो आपको करना होगा। ये सारी की सारी चीज़ें, कीमत का एकदम इतना बढ़ जाना, तारीखी ये चेंज आया है, वहाँ पे आपका वोट बैंक, वहाँ पे आपकी साख, वहाँ पे आपकी हुकूमत और पॉलिसीज, हिकमत अमली, ये बीइंग ए पॉलिटिशियन आपको सोचना होगा। आपको लगता है कि आने वाला वक्त भी आपका होगा, आपको अवाम में जाना है, क्या आप फेस कर पाएंगे ऐसी सूरत? मसला ये कि ये तो एक सियासतदान के लिए, एक हुकूमत के लिए सबसे आसान काम है कि वो आवाम को जो चाहिए वो दें, लेकिन क्या आपका जेब सरकारी, आपका जो ख़जाना है, क्या आपके वसाइल इसकी इजाज़त देते हैं? नहीं। यानी टेक्निकली
हम कोरोना से पहले पेंशन को फ्रीज़ किया था, तनख्वाहें फ्रीज़ हो गई थी, हुकूमती खर्चे फ्रीज़ हो गए थे, हम डिफ़ॉल्ट सूरत हाल में जा रहे थे, डेट सर्विसिंग का हमारा इशू था, तो हम नहीं मैनेज कर पा रहे थे। जो भी रीजंस हैं, जिसको भी आप ब्लेम करना चाहते हैं, हकीकत ये था। अब पोस्ट कोरोना या आप कोरोना से बाहर एक सेकंड फेज में हम दाखिल हो गए हैं, इसमें भी ये चैलेंज था कि इकोनॉमी को हम ओपन करें, हम जो पहिया पहले चल रहा था जिस तरीके से भी चल रहा था उसी को रिस्टोर करें। तो ये बातें जब एक नॉर्मल इकोनॉमी हो, जब आप एक ख़ास पटरी पे चढ़ रहे हों और चढ़े हों और आपकी एक रफ्तार हो, तो ये बातें वाकई हम कर सकते हैं। लेकिन वाकई ये क्लीशे है अगर मैं इस्तेमाल करूं कि पाकिस्तान एक गैर मामूली माशी हालत में था और है, इसलिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए आसान फैसला नहीं है। वरना इमरान खान गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अनपॉपुलर डिसीजन करते वक्त 1000 दफा अपने वोट बैंक के बारे में सोचती है, बेस के बारे में सोचती है। तो ये तो नॉर्मल है। दो बातें आपकी जहन में होती है कि आवाम का पब्लिक ओपिनियन का क्या रद्द-ए-अमल आएगा इस सख्त फैसले के बाद, और दूसरी बात यह कि क्या माशी तौर पर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी जेब में 100 रुपए और आपके खर्चे 1000 रुपए, तो आपने किस तरह इस बजट को बैलेंस करना है? ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बजट को बैलेंस ना करें, एक ज़िम्नन सवाल है कि आपको कुछ ना कुछ तो बैलेंस करना है। यानी एक तवील फहरिस्त है बहरानों की। चलो हमने माना एक फील्ड है, उसमें ये सूरत हाल जो है वो कवर नहीं हो पा रही, किसी में आपका कोई साबका अदवार शामिल हो जाते हैं, आपका दौरानिया भी अच्छा खासा हो गया। आपको नहीं लगता कि कोई फील्ड, यानी मेरी दोनों शख्सियात से ये सवाल है कि कोई ऐसी फील्ड जहां पे आपको ये लगता हो कि हम कोई तरक्की की जानब गए या कोई कामयाबी? अब देखें, जैसे कह रहे हैं गैर मामूली हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, और गैर मामूली यानी कि माशी सूरत हाल बिल्कुल ही अबतर हो चुकी है, पहले से ही अबतर थी, जैसे पहले से अबतर थी, कोरोना की वजह से मज़ीद हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कोरोना की वजह से मसनूई तनफ़ुस ज़रूर मिल गया है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये भी है कि इतना 2 साल तकरीबन हो गए, गवर्नेंस कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है बार बार कि हुकूमत में सकत नहीं है फैसले करने की, वो हमारे पर डाल देते हैं सारी चीज़ें। दवा साज कंपनियाँ वो पैसे बाहर भेज रही हैं, उस पर कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑयल का चैप्टर खुला, उसमें कोई फैसला नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में अदालत में केस भेज दिया गया कि अदालत निपटे इससे। तो फैसले करने पड़ेंगे। हुकूमत विज़न वही होता है कि जब आप लीड कर रहे हैं कौम को, तो आपने फैसला साजी करनी है, आपने आवाम को बताना है। एक तरफ आप कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलना, मदीने की रियासत में हर किसी को घर की दहलीज पे इंसाफ फराम किया जाएगा, सबके घर पे खुराक भी पहुंचेगी, सब कुछ होगा। कहाँ नज़र आ रहा है? कोई एक एग्जाम्पल इस तरह की दी जाए या आवाम को बताया तो जाए एक्चुअल है क्या। आज तक आवाम को बताया ही नहीं गया कि सूरत हाल है क्या मुल्क की। हमेशा फेक चीज़ों में उलझाया हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अब ये कोरोना का है, इसमें सूरत हाल देख लें आप, इसमें भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं सारे के सारे। तो गवर्नेंस नजर आनी चाहिए। क्यों अदालत आलिया बार बार कह रही है कि गवर्नेंस कहीं नजर नहीं आ रही, हमें उसको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूं अजय ज़ई साहब, तो अपोजिशन भी तो है, और अब अपोजिशन इस फैसले पे जिस तरह बोल रही है, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, उनका ये कहना है कि चीनी के बाद ये जो है पेट्रोल माफिया कामयाब हो गया, आवाम हार गई। और अगर बिलावल भुट्टो की बात कर लें तो वो तो वाजे कहते हैं कि भाषण देने वाली सरकार ने गरीब का सोचा ही कुछ नहीं। और अगर मैं उससे आगे जाऊं, एक तो उन्होंने मुतालबा किया कि ये कीमत वापस लें, उसके साथ साथ APC बुलाने का सोच लिया है। बड़े मुतहर्रक हो गई अपोजिशन। तो कैसे देख रहे हैं अपोजिशन का रिएक्शन? देखिए, अपोजिशन है तो तनकीद करनी है, और तो इनके अलावा उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता, कोई और ऑप्शन नहीं होता, पॉलिसी में नहीं होते। जहाँ पे उनकी सूबाई हुकूमत है, बिलखसूस पीपल्स पार्टी की मिसाल है, उनके अपने हालात बड़े मखदूश हैं। सिंध में जो सूरत हाल है उन सब के सामने है, वो कोई आइडियल गवर्नेंस वहाँ पे भी नहीं है। उनके भी अपने चैलेंजेस हैं, कुछ उनकी कोताहियाँ हैं, कुछ उनकी लिमिटेशंस और महदूदियात हैं। तो ये आसान बात है। बाकी ये कि इनके पास वाइएबल अल्टरनेटिव कोई नहीं है। तमाम APCs को आप बुलाएं, 1000 दफ़ा बुलाएं, ये कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बन सकते। इनके पास भी विजन नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, टीम नहीं है, माजी का बैगेज इनके साथ है। जो तजर्बा इनके साथ माजी में हुआ है वो भयानक है। जिस तरीके से नून लीग ने इकानमी को हैंडल किया था वो बड़ा भयानक एक्सपीरियंस था। अगर वही काम नून लीग ने हुकूमत में आके फिर करना है तो हम फिर जो है, हमारी जब तक इस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं तो हम उसी सूरत हाल का सामना करते रहेंगे जिस तरह हम पिछली गवर्नमेंट में थे। पीपल्स पार्टी का भी यही मसला है, अभी तक उनका कोई विजन नहीं है। वही नट बुल्ट वाली हुकूमत और सरकार का विजन है, वही होगा जो सिंध में हो रहा है। लिहाजा इन दोनों पार्टियों के पास भी पाकिस्तान के मसाइल का हल के हवाले से विजन,
टीम, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का कोई तस्वर है ही नहीं। आपको नहीं लगता कि ये तो एक बेबसी की तस्वीर बन नहीं, जाएगी? देखिए जैसे कह रहे हैं उनके पास ऑल्टरनेट कोई नहीं है, वो यही हुआ असेंबली में पिछले दिनों यही कहा गया था, साद रफीक ने कहा था और मुराद सईद ने भी यही कहा था। मुराद सईद के अल्फाज हैं कि हमारे लिए कोई ऑप्शन, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कोई। उसका जवाब साद रफीक ने इस तरह से दिया था, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया ऑल्टरनेट बनने से, क्योंकि जो सूरत मुल्क की इस पहुंच चुकी है। रही बात अपोजिशन की, उनका काम तनकीद करना है। जब तक ये पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो अपोजिशन में है तो अवाम के खैर ख्वाह हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ से बढ़ के कोई अवाम का खैर ख्वाह नहीं था जब तक कंटेनर पे थे, क्योंकि यही असद उमर थे। इन्होंने इसी तरह से इल्ज़ामात लगाए थे असम्बली के अंदर कि गरीब आदमी के तेल महंगा कर दिया गया, गरीब आदमी के पेट्रोल महंगा कर दिया गया। बात वही है, जो उस वक्त गवर्नमेंट थी उनके सामने ज़मीनी हक़ाइक़ उनके अपने होंगे, अब ये गवर्नमेंट है तो इनके ज़मीनी हक़ाइक़ अपने हैं और इनका सच अच्छा सच है, पुख्ता है। जो उनका सच था वो ठीक नहीं था, तो हम इसी उसमें लगे हुए। अपोजिशन की रही जहाँ तक बात है, अपोजिशन के अंदर कोई जान नहीं है, जब वो आगे कुछ नहीं कर सके, इसमें भी सिर्फ महज बयानबाजी, वो बात ठीक है कि वो अपनी दुकान चलाएंगे, अपने वोटर्स के लिए करेंगे, इससे बढ़ के वो कुछ नहीं कर सकते। गो कि 25 रुपये का बढ़ना एक बहुत बड़ा एक वो अमर है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने कहा था कि दुनिया भर में जहाँ अगर 1 सेंट भी कोई इजाफा किया जाता है तो लोग बता देते हैं कि ये क्या किया गया, गवर्नमेंट ने अपने रवैये से बताते हैं। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो राब्ते हो रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान और देखिए वो तो अख्तर मंगल, वो तो एपीसी में कब फैसला हुआ है, कुछ कभी कुछ नहीं होता। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा मामला, ये गवर्नमेंट भी चलती रहेगी इसी तरह से और ये एपीसी भी चलती रहेगी। ये कट होगा, गठजोड़ होगा एपीसी वाला और उसमें कोई सूरत? देखिए पहली बात ये कि आजमाए को फिर आजमाना, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई उम्मीद है, लेकिन ऑप्शन भी है कुछ और। मसला ये है कि हमारे इस हुकूमत, ये हुकूमत हो या आपकी हुकूमत है, मेरी हुकूमत है, इस मुल्क में डीप रूटेड रिफॉर्म्स, 21वीं सदी के रिफॉर्म्स, जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, उसको जब तक एड्रेस हम नहीं कर सकते, और वो एक दिन का काम नहीं है, 2 साल का काम नहीं है, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म, कम से कम 20 साल का एक ऐसा अरसा चाहिए जिसमें आप वाकई उन चीज़ों को एड्रेस करें जो पिछले 40-50 साल में नहीं हुए हैं। ये हमने सोचना है, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में ये नहीं होने वाला। तो कितना दौरानी आपको दरकार है? देखिए आपने एक कंटिन्यू गवर्नेंस रखना है। अगर ये सियासी पार्टियां, आप समझते हैं पाकिस्तान के जो मौजूदा लॉट है, मौजूदा लीडरशिप है, मौजूदा टीम है, पाकिस्तान के रिफॉर्म्स, पाकिस्तान में ड्रास्टिक रिफॉर्म्स लाने की पोजीशन में है, मेरे ख्याल में नहीं है। ये तल्ख हकीकत है। नहीं, मेरा तो सवाल ये है कि कितना दौरानिया दरकार है, अगर आप ये चाहते हैं कि दौरानिया पे तो बहस हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 गवर्नमेंट्स गई हैं, उन्होंने कोई सस्टेन पॉलिसियां दी हैं और उसको फिर सस्टेन करने के लिए नई हुकूमत ने आगे कुछ किया है, तो इन तमाम बातों में तजादात हैं। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हाँ, मैं ये नहीं कह सकता यहाँ बैठ के कि वाकई गवर्नमेंट्स ने, मैं जितना भी गैर सियासी तजिया अनबायस्ड ओपिनियन आपको दूं, एक पार्टी दूसरी पार्टी बहुत से उन्होंने ऐसे काम किए जो मसनूई तरीके से किए, और अब भी 2 साल में जो चैलेंजेस हैं उसकी बुनियाद पे सिर्फ एक स्टेटस को की तरह हालत में हम हैं और उसको चलाए जा रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि ये तमाम मसाइल के लिए उनके पास कोई बुलेट पॉइंट है, कोई गिदड़ सिंगी है, कोई मैजिक वॉन्ड है, मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन नदीम साहब, मैं इन्हीं की बात से ना एक सवाल है जुड़ा हुआ, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि ठीक है यार, कुछ ऐसा वक्त दरकार जरूर है हुकूमत को कि अब ज्यादा वक्त नहीं, शायद बेहतरी की जानिब हम रिफॉर्म्स आएँ और चले जाएं। आपको लगता है क्या कि अगर ऐसी ही सूरत हाल हो तो इलेक्शन का दौरान ये बढ़ा दिया? देखिए रिफॉर्म्स जो है वो कोई जमहूरी हुकूमत या जो इलेक्शन के जरिए आई हो, वो रिफॉर्म उस तरह से मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकती। ये 2013 में भी इलेक्शन से पहले ये चली थी बातचीत कि रिफॉर्म्स की जाएँ, इस्लाहात की जाएँ, जो इंतखाबी अमल है, जो हुकूमती रवैया है, उसके अंदर भी देखा जाए चीज़ों को, लेकिन वो फिर आगे नहीं बढ़ सका, इलेक्शन हो गया, क्योंकि जमहूरी हुकूमत कोई भी होगी दूसरी पार्टी उस पर बिलीव नहीं करेगी। ये नारा काफ़ी पहले से लगता हुआ आ रहा है कि इस्लाहात की सख्त ज़रूरत है। बात यह है कि इस्लाहात करेगा कौन उस पर यकीन करेगा। बात यह है, हर गवर्नमेंट में बात होती है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ का वो करप्शन ज़्यादा हुकूमत रही है, नून लीग की वहाँ भी करप्शन हुई है, नो डाउट करप्शन हुई होगी, कुछ चीज़ें नज़र भी आती थी सारी। इस दौर को क्या कहेंगे, ये जो दौर इमरानिया चल रहा है, इसमें क्या सूरत हाल सामने आ रही है हमारे, वो अब सबके सामने माफिया के खिलाफ बार बार रवैया अख्तियार किया गया, माफिया हर शोबे माफिया आगे एक्टिव हो गई है, माफिया है,
ये ओन करें। इमरान खान बार बार कहा करते थे माफिया माफिया, कहाँ गया? एक किसी से निकाले पैसे, सबको ये कहा गया था कि हम नहीं छोड़ेंगे, पैसे निकालें। किससे पैसे निकाले? अवाम को इस पूरे 2 साल के अंदर कौन सा एक रिलीफ मिला है? लोड शेडिंग की बात हो रही थी, वो उनको नहीं मिला, अवाम आराम से बैठे हुए हैं। हर चीज़ का सिलसिला चल रहा है, तो इस्लाहात ऐसे नहीं आती। देखिए, मैं अगर सॉरी क्विक इंटरजेक्शन, आप अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप भी आज आप वज़ीर-ए-आला एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक आम पुलिस को आप मअतल कर सकते हैं, लेकिन उसको आप सज़ा नहीं दे सकते। अगर आपने मअतल किया, वो कोर्ट जाएगा, अगर उसकी सज़ा भी है और वो 5 साल जो है केसेस आपके साथ लड़ेगा, 5 साल के बाद फिर बहाल होगा उसी जगह पे और विथ पर्क्स होगा, विथ तनख्वाह उसके साथ बहाल होगा। ये सिस्टम इस तरह है। अच्छा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, आप जाके स्टे लेंगे और उस चीज़ को आप 100 दिन से लेके 100 महीनों तक आप उसको लटका सकते हैं। आपने PIA को हाथ लगाया, आपने कहा कि यार यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, हमने रिफॉर्म्स करने हैं, हमने लोगों को घर भेजना है, ये एक मजबूरी है, सियासी भर्तियां हुई हैं। अगर ये तल्ख फैसले आपने करने हैं, फिर यूनियन वो एक्टिव हो जाता है, फिर अपोजिशन एक्टिव हो जाती है, फिर ये जाके स्टे ले लेते हैं, वो रिफॉर्म्स फिर रह जाते हैं। ये एक ऐसा वेब है, एक ऐसा जाला है जिसमें हुकूमतों की फैसला साजी पैरालाइज्ड हो जाती है, उसमें वो मुंजमद हो जाती है। अब इस पे आप भी प्राइम मिनिस्टर हो तो आपके लिए भी क़यादत की एक ऐसी यानी घड़ियां लग जाएंगी कि आप हैरान होंगी कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से अगर एक पुलिस को भी सजा नहीं दे सकता तो फिर व्हाई द हेल आई एम हियर। बात तो यही है, इसीलिए जमहूरी हुकूमत उस तरह से मेरे ख्याल में फिर नहीं कर सकती। इस्लाहात जो है वो कहाँ से करेगी? स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है। आप नदीम साहब जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं ना, जमहूरी हुकूमत नहीं कर पाएगी, तो इसका ऑल्टरनेटिव कोई है? आपको नजर आती है कोई सूरत हाल है? तो वो तो कह तो रहे हैं कि ऑल्टरनेट कोई है ही नहीं सारा। तो ये सिस्टम देखें, ये सिस्टम स्टेटस को जो इसी तरह चलेगा। लेकिन दुनिया में यही हुआ है कि कोरोना ने हर दुनिया की मईशत तबाह कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में अमवात का जो सिलसिला चल रहा है वो मुस्तकिल तेज़ी से आगे की तरफ बढ़े जा रहा है। और दुनिया हर मुल्क में अपोजिशन पार्टियाँ भी होती हैं, एक दूसरे तनकीद भी होती है, लेकिन इस सूरत हाल में लोग एक दूसरे के हाथ बटा रहे हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सब आ रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ उसके बरखिलाफ है। इस वक्त भी हम एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए, महज लड़ रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो रहा। अपोजिशन जो है वो अपने तौर से APC में लगी हुई है कि वो तनकीद करती रहेगी। सियासत और सहाफत में अगर मैं देखूं तो किसी हद तक पेसिमिज्म नहीं आ गया? सुनने वाले या नाजरीन उनको तो ऐसे लग रहा है कि शायद वाकई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई मुतबादल नहीं हो पाएगा, तो फिर ये जमहूरियत भी जो है वो शायद डामाडोल है और सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आएगी? जमहूरियत दोनों शख्सियात से मेरा ये सवाल है। जमहूरियत कहीं नहीं जाती, जमहूरियत यहीं रहेगी, ये चलती हुई आ रही है और इसी तरह चलेगी। 2000 देखिए, जमहूरियत का मसला ये कि डिसफंक्शनल सिस्टम बन गया है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, वेस्ट में भी एक डिसफंक्शनल सिस्टम बन गया है गवर्नेंस, जो जमहूरी निज़ाम जिसे आप कहते हैं। अमेरिका की मैं आप इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि वो एक माँ है जमहूरियत की। वहाँ पे भी आपका गन कल्चर, वहाँ पे भी कांग्रेस और वाइट हाउस की लड़ाइयाँ, स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस की लड़ाइयाँ, वहाँ पे भी एक मुंजमद, एक पैरालिसिस की सूरत हाल है गवर्नेंस सूबों और मरकज़ के दरमियान। तो ये कोरोना के बाद और साबित हो गया, जिस तरीके से उन्होंने रिस्पांस दिया है। एक गवर्नर लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस बुलाता है, दूसरा गवर्नर नहीं बुलाता। तो मजमूई तौर पे ये पूरी दुनिया में अब डिबेट शुरू हो गई है कि 21वीं सदी के बाद क्या हम इस तरीके से गवर्नेंस जो तरीक़ाकार है जमहूरियत में, ये मुंजमद जमहूरियत या सिस्टम या डिसफंक्शन गवर्नेंस हम अफोर्ड कर सकते हैं? ये एक डिबेट है, हमारे लिए भी ये डिबेट है। हमने इसको ईमानदारी से करना है। अगर हम सिर्फ ये कहें जी हमने एक आइन इनहेरिट किया है, हमने एक पार्लियामेंट इनहेरिट किया और हमने इसी तजर्बे की बुनियाद पर जाना है, तो मैं समझता हूँ कि चीन ने आज दुनिया की आंखें खोल दी हैं कि आप जिस तरीके से जा रहे हैं आपका ये निज़ाम मौसर नहीं है। पूरा वेस्ट को चैलेंज किया है, जो डेमोक्रेसीज अपने आप को कहते हैं, वहाँ पर भी एक पैरालिसिस है गवर्नेंस का। आज बुरी तरीके से वहाँ पर गुर्बत की झलक आपको नज़र आ रहा है, से लेके ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक। वहाँ पे भी खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, वहाँ पे भी बेकरी में जो है वो बंद नहीं मिलते। तो बेसिक चीज़ें जो हैं वहाँ पे भी मुतासिर हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, दुनिया की इकोनॉमिक हब और इंजन का मरकज़ चाइना जा रहा है। ये सवालात हैं जो हमारी जनरेशन को फेस करने हैं। सही नदीम साहब, सदारती निज़ाम है वहाँ पे, जो हम अमेरिका की बात करते हैं, बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और यहाँ के निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम, ये सूरत हाल आपको नहीं लगता कि कोई थोड़ा बहुत ऐसा तजाद है जिसकी बिना पे हम कंपैरिजन में
ऊंच नीच कर जाएं? देखिए, जैसे ये क्या अचकज़ई साहब ने कहा कि हर कोई अपने मुल्क के हिसाब से, अपने महल वक़ू के हिसाब से, जो अपना माहौल है उसके हिसाब से, बदलती दुनिया के साथ चलने के लिए तरमीम करते रहते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, की जाती हैं। लेकिन बात यह है कि आप मुल्क को चलाना किस तरह चाह रहे हैं, आपने अवाम को फैसिलिटेट किस तरह से करना है। आया उसके लिए ज़रूरी है कि इस्लाहात की जाएँ, उसके बगैर भी काम हो सकता है। ये माफिया को पकड़ने के लिए तो कोई इस्लाहात की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। ये जो हर इदारे बने में, सबके इदारे बने में, बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बार बार कहते रहते हैं, ये सारे 6-7 जो इदारों के नाम लेते रहे, SCCP वगैरह सब के नाम लेते रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई से कौन रोक रहा है? जब इतने सारे सबूत हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? वो क्यों जहांगीर तरीन चार्टर प्लेन के साथ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं? फिर गंदम का स्कैंडल आया, उन्हें किसने रोका था पकड़ने के लिए? क्यों नहीं पैसे निकलवाएगा? इसमें कोई इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। आप इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दें आप कि कोई छुट ही ना सके, अदालत भी ना छोड़ सके, आप क्यों वेक उसमें जाते हैं? आप दे मुबहम चीज़ें आप देंगे तो नहीं हो। जितना स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं, कोई स्टे ऑर्डर ले ले या बाहर आ जाए वो, तो सूरत हाल ये बहुत माजरत के साथ एक जुमले में, आपके पास अगर पैसा है आप तगड़ा वकील करें, कोई भी आप दिन को रात साबित कर सकते हैं, रात को दिन साबित कर सकते हैं। बदकिस्मती से यह हमारा निज़ाम है, जिसके पास ना हो पैसा। तो फिर जहांगीर तरीन जो बाहर गए, यही वजह है। फिर देखिए, इतने पावरफुल लोग हैं, इन पे हाथ डालना और फिर इनको प्रोसिक्यूट करना, इनके केसेस साबित करना, यह ऑलमोस्ट नामुमकिन है। क्या इस मुल्क में करप्शन नहीं हुआ? हर जगह का। अच्छा, तो लेकिन वकील साबित करेंगे कि इस मुल्क में करप्शन आवाम ने किया, अमीरों ने नहीं किया। सही, लेकिन वो एक नारा तो था ना हालिया हुकूमत का, कड़े देखिए नारे आप अपोजिशन में जब होते हैं 1000 नारे देते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं फिर आपके हाथ और पाँव, सर, नाक सारे बंदे होते हैं। एक चीज़ वो ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि जब अपोजिशन में होते हैं वो उस वक्त का तकाजा होता है, ये पायदान होता है, अवाम एक पायदान है, नारे एक पायदान है, उसके जरिए आप ऐवान में आते हैं, उसके बाद पे ऐवान जाने वो जाने। लेकिन देखें, एक चीज़ और भी है, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो इस गवर्नमेंट की जो लेगेसी है, ये इस गवर्नमेंट के पास सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है, जो वज़ीर-ए-आज़म भी बार बार कहते रहते हैं कि पहली हुकूमत है पाकिस्तान में कि जो सब अस्करी इदारे भी और ये भी एक साथ हैं, सब एक पेज के ऊपर हैं। अगर सब एक पेज के ऊपर हैं, फिर भी ये सूरत हाल है कि माफिया की कोई लगाम नहीं डाल सकता। फिर भी अगर नदीम साहब, मैं बहरानों से थोड़ा बाहर निकलूं तो इदारों की तरफ चले जाते हैं। यानी 262 पायलट्स का लाइसेंस ही मशकूक है, एक चीज। सेकंड, फ्लाइंग से रोक दिया गया, 5 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए सिविल एविएशन ने, और उसके बाद ये मामला FIA के पास जाएगा। कैन यू इमेजिन कि आप वो जो बात कर रहे हैं मीडिया पे पूरी दुनिया सुन रही है, इंटरनेशनल मीडिया तक जब ये बात जाती है तो आलमी मीडिया में ये चर्चे होना शुरू हो जाते हैं कि जाली पायलट्स की भरमार। तो ये मामला कैसे देख रहे हैं जी नदीम साहब, पहले आपसे? आप देखें, ये जो रिपोर्ट थी बेसिकली ये कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट थी। उसमें इस चीज़ का तयन करना था कि आया ये पायलट की गलती है या जहाज़ में कोई प्रॉब्लम थी। उसमें जाली डिग्री का तो केस था भी नहीं उसके अंदर। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि आपने वज़ीर हवाबाजी ने, गुलाम सरवर ने, जिसे पार्लियामेंट में तकरीर की है, मेरे ख्याल में पहले सोचना चाहिए था वो फ्लोर इसके लिए नहीं था, जाली डिग्री के लिए। आप दूसरी बात करते हैं। अच्छा, फिर अपने एयर ब्लू हादसा भी, दिगर तमाम हादसात की आप कह रहे हैं कि सब पायलट की वजह से, सब जाली डिग्री वाले पायलट से, तो आपने मुल्क की साख को मजरू किया है। जो इदारा पहले तबाह हाल था PIA, आपने और क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, बुरी रिपोर्ट है ना। आपने, हमारे मसला यही है, हम हाफ कुक के ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मज़ा नहीं आया, कि ज़मानत हो गई, बंदे स्टे ऑर्डर ले लिया। तो यही मसला होता है, यही हुआ सारा। नैब के जो केसेस बनाए जाते हैं, पहले आते हैं मिनिस्टर साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे थद्दा लेकर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे भी यही होगा, आपने इदारा बदनाम कर दिया, CNN ने पूरा आपको किस तरह से मजाक उड़ाया है। तो अच्छा, फिर जो दिगर जो लोग गए में पाकिस्तान से बाहर, अच्छा उसको क्या कहेंगे? आज जब एमिरेट्स एयरलाइन आपने बनाई, अरब की दिगर एयरलाइन आपने बनाई, आपके पायलट्स ने बनाई है, आपने सबकी साख को नुकसान पहुंचा दिया आपने, कहीं ये बात ही नहीं थी, और अब कह रहे हैं कि ये गलत। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, सिविल एविएशन को CEO PIA के CEO लेटर लिख रहे हैं,
जवाब नहीं दिए जा रहे। उनको बोला हमें तो बता दो कि कितने पायलट हैं ताकि हम उनको साइड में करें, आप वो लिस्ट नहीं प्रोवाइड करें। तो ये सूरत हाल जब होगी तो क्या होगा? इस पे वो करो, देखिए कोई हमारा साख खराब नहीं होने वाला। अगर कोई तनकीदी रिपोर्ट आती है, साख उस वक्त खराब होता कि हम कुछ नहीं कहते कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ गाला लैंड है, और खुदा न खास्ता हम हर रोज इस तरह के हादसा फेस करते, ट्रेजेडीज फेस करते। लेकिन अगर एक रिपोर्ट आई है, बेशक नामुकम्मल, बेशक उस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन इसको दुनिया के सामने पेश करना हमारी जिम्मेदारी थी, है। और ये कहना कि हम अब इसका दावा भी कर रहे हैं, जिन लोगों ने फेक डिग्रीज हैं, जिन लोगों ने मिस यूज किया सिस्टम को, हमें नहीं मालूम कि किस तरह भर्तियां हुई हैं, हमें नहीं मालूम कि इन लोगों का क्या टैलेंट है जो सियासी लोग यानी पार्टियों की बुनियाद पे भर्ती हुए हैं। पिछले 10-15 साल में PIA का बेड़ा गर्क किया है इन सियासी भर्तियों ने, और हमें मालूम है कितने इनकम्पिटेंट लोग, काबिल की मैं बात नहीं कर रहा, भी इस PIA में बैठे हैं। लिहाजा उनके खिलाफ बात करना ये जिहाद है। CNN की रिपोर्ट्स, आई डोंट केयर व्हाट CNN इज सेइंग, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा मुल्क, मेरा गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर वो कह रही है कि रिपोर्ट बेशक नामुकम्मल, इसकी बुनियाद पे हम इतने लोगों के कैंसिल कर रहे हैं लाइसेंसेस, ये मेरे लिए हौसला अफजा बात है। मैं जब PIA में चढ़ूंगा जो जहाज है, तो उसमें मेरी ये सोच होगा कि जो नेक्स्ट जो पायलट है उसका लाइसेंस हो सकता है भी कैंसिल हो, वो एहतियात करेगा, मुझे सेफली पहुंचाएगा। लिहाजा ये कॉन्फिडेंस मुझे मिलती है। लेकिन अगर ये ना हो और हमारा ऑस्ट्रिच लाइक एटीट्यूड, हम कहें कि जी सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर हमने बुराई की तो हमारी बदनामी होगी, नहीं, अपने जो आपके मसाइल हैं उस पर रिफ्लेक्ट करना, तनकीद करना, इससे आप मजबूत होते हैं, शफाफियत का आंसर आता है। लिहाजा ये दुनिया वो नहीं रही जो माजी में था। वेस्ट में क्या चलता है हमारे के खिलाफ, आई सिंपली डोंट केयर। मैंने मान लिया, मैं आपके जज्बात से इत्तेफाक करता हूं। मुझे एक बारीक सा नुक्ता बयान कर लेने एक चीज और भी है ना इसमें, देखें ये PIA के खिलाफ हुई है, ये अच्छा ये इसके खिलाफ साजिश तो नहीं है। माजी में हमने देखा कि यहाँ से मंशात के, कभी PIA से मंशात निकल रही होती थी, कभी किसी पायलट के खिलाफ के वो हो रहा होता था, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई। मंशात क्यों निकलती थी, क्या वजूहत थी, उससे बदनामी अलग होती थी। जब फिर एक और चीज़, शाहिद खाकान अब्बासी PIA के चेयरमैन बनते हैं और 4 साल के बाद अपनी एयरलाइन निकाल लेते हैं। कभी एयर ब्लू के खिलाफ कोई केस नहीं सामने आया, सरीन के खिलाफ कोई केस सामने नहीं आया। ये PIA ही के खिलाफ क्यों आते हैं? ये PIA में बैठ के चेयरमैन बने, 4 साल में अपनी एयरलाइन बना ली और बेहतरीन फ्लोरिश कर रही है वो एयरलाइन सारी की सारी, कि कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि साजिश का अंसर तो नहीं है। देखिए एक चीज़ और भी है कि PIA के खिलाफ मुसलसल इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। एक शायबा तो नहीं है कि एक यानी कि चेयरमैन बने, अपनी एयरलाइन बना ली, ये वजीर बने, इसमें ये भी बातें हो रही हैं कि इसको भी प्राइवेटाइज करके या कुछ और भी लोग अपनी एयरलाइन लाना चाहते हैं। फिर रोजवेल्ट होटल जो है PIA का न्यूयॉर्क में, उसकी भी बातें चल रही हैं सारी। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, ये भी कड़ियाँ मिलानी चाहिए। मैं वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी सिलसिला चल रहा है। बल्कि इस नुक्ते की तरफ आऊँगा, लेकिन अचकज़ई साहब मेरा सवाल तो ये है कि जज्बात अपनी जगह पे, कोई बदनामी नहीं है, ठीक है, आप इत्तफाक करते हैं कि ये मामलात पता होने चाहिए। मसला तो उन 97 जानों का है, उनके अजीज़ों का है, प्यारों का है, उनका जिम्मेदार कौन है, वो क्यों चली गई, कैसे चली गई। रिपोर्ट एक्चुअल ये थी। अब आप उसमें जो भी चीज़ ऐड करेंगे, आप अलग से भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे भी एतराज़ नहीं करता। आपको हौसला मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन उन जानों का जिम्मेदार और उन जानों को क्यों, मतलब कैसे हम ऐसे छोड़ दें कि अब बाकी मामलात पे चले जाएं। वो जो जिंदगियों का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, उसका मदावा कौन करे? देखिए ये बड़ा जज्बाती इशू है, वो शहादा हैं, उनकी फैमिलीज है, उनका गम है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। यानी जिसके घर से, जिनके घर उजड़े हैं, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। लेकिन मेरे लिए हौसला अफजा बात ये होती और है कि एक इंक्वायरी हुई, वो इंक्वायरी पब्लिक हुई, आवाम के सामने आई, पार्लियामेंट में आई, और ये पहली दफ़ा हुआ है। जो पिछली इंक्वायरी थी वो भी हुई, पब्लिक हुई, आवाम के सामने आई। उसमें हो सकता है जो इंक्वायरी करने वाले हों उन्होंने चीज़ों का हशश किया हो, चीज़ों को छुपाया हो, असली महरुकात तक शायद ना पहुँचे हो, इनकी इरादा हो, कैपेसिटी का इशू हो, 1000 चीज़ें हो सकती हैं। वो मैं साजिशी नज़रिए की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, ना मैं उसका प्रीव्यू हूँ, लेकिन ये हौसला अफजा है कि एक रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट पब्लिश हुई और सबके सामने आ गई। अगर हम इस तरह रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे, लोगों के सामने लाएंगे, देखिए ट्रेजेडीज बदकिस्मती से, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करें, ये हुई हैं, होती हैं, वेस्ट में भी होती हैं, और हमारी कोताहियों, नाहिलियों की वजह से भी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर इन शहादा के खून से हमारी PIA बेहतर होती है, रिफॉर्म्स होती है, तो ये उनके लिए एक कुर्बानी का एक वर्थवाइल यानी
फिर अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, आसान है ये कहना, उनके शहदा की रूह को सवाब पहुँचेगा अगर उनकी खून के बदले बाकी जो मुसाफिर है वो महफूज हो जाते हैं, उनकी ख़ानदान महफूज हो जाते हैं, तो ये भी यानी अल्लाह ताला का एक करिश्मा होगा। लेकिन जाने तो वो भी ज़ाया हुई। लेकिन नदीम साहब, मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि जिस तरह अचक ज़ही साहब कह रहे हैं कि हमें वो एक ट्रेजेडी है, मामलात को दूसरी तरफ देखना होगा, आपको क्या लगता है कि ऐवान में खड़े होके आपको क्या अंदाज़ा नहीं है कि आपका कहा हुआ जुमला हेडलाइन बन जाएगा और फिर ना सिर्फ पाकिस्तानी अखबारात या आपकी नेशन है, आप इंटरनेशनली दुनिया में जाने जा रहे हैं। अबूरी आपकी वो आई है रिपोर्ट, और रिपोर्ट थी आपकी जिम्मेदारों के हवाले से, उनका तयन करना था, उनके हवाले से बताना था, रीजंस बतानी थी। लेकिन मुझे नहीं नज़र आया, अगर आप रीज़न पे जाते हैं जो वफाकी वजीर ने कहा, उन्होंने बोला प्लेन भी ठीक था, उन्होंने बोला पायलट्स भी तजर्बाकार थे, उन्होंने बोला मामला ऐसे कुछ नहीं थे, लेकिन कोरोना सवार था। अब ये सारी की सारी सूरत हाल में आप उन लोगों का मदावा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिम्मेदारों का तयन होता नज़र आ रहा है। देखिए अभी तो बहस अपने डी ट्रैक हो गई है, बहस वो कोई बात कहीं और जा चुकी है। जिम्मेदारों का तयन तो माजी के जितने हादसात हुए हैं उसमें कौन सा कभी हुआ है तयन, तो ये डी ट्रैक कर दी गई है। बात कुछ थी और बात कहीं और पहुंचा दी गई है, उसकी गूंज कहीं और चली गई है। अब जितने लोग जो काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, तो वो देखना होगा। जाली डिग्री वाला मामला तो देखें, ये तो मामला ये चल ही रहे हैं ना। कितने अरकान पार्लियामेंट जो है वो नाअहल हो चुके हैं, जिन्होंने जाली डिग्रियाँ बना के मुशर्रफ दौर में इलेक्शन लड़ा था, असम्बली में पहुँचे थे, कई वज़ीर भी, इनका भी यही हाल था। तो ये मामला चल रहे हैं। इसी तरह से नर्सें भी जाली वो सर्टिफिकेट बना के तो बाहर जाती रही हैं। डाइवर्जन की वजह बता दें, अब देखें वो चीजें सामने आएंगे, वक्त लगेगा, लेकिन ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी देखें ना, फिर पीआईए में और सिविल एविएशन में देखें। अगर आप इतने संजीदा हैं, उसमें सीरियस हैं, आप इस चीज़ को आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो पीआईए मुसलसल 2 रोज़ से ख़त लिख रहे थे, आपने उनको जवाब तक देना गवारा नहीं किया। तो ये क्या चीज़ है? पहले अपने इदारे में जो कोऑर्डिनेशन जो है, राब्ते के फकदान है, उसे तो ख़त्म कराएं पहले आप, उसके बाद चीज़ों को बेहतर बनाएं। जान साहब, बहरान तो अगर मैं महंगाई की तरफ चला जाऊँ, आटा, चीनी, गंदम, ये मामला तो छोड़ दें, माफियाज के ज़िम्मे हो गए, लेकिन शायद ज़रूरिया जो है, जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं आदात शुमारियात के, अदारा शुमारियात के, वो ये बताते हैं फिर रवां हफ्ते में 15% इजाफा हो गया कीमतों में, शायद ज़रूरिया की मैं बात करूँ, और पेट्रोल तो 15% से ऊपर जा चुकी कहानी। ये अब महंगाई को किस एंगल में आप देखते हैं? देखिए, पोस्ट कोरोना या कोरोना के सेकंड फेज़ में हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग बाहर आएंगे, इकानमी का पहिया चलेगा, और जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, तो महंगाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर रमज़ान था, उसके बाद ईद आया। अब पोस्ट ईद हम तवक्को करते हैं कि यानी एक ख़ास लेवल पे महंगाई होगी, ये एक नॉर्मल बात है। अगर मैं अपोजिशन लीडर हूँ तो मैं सिर्फ हुकूमत को तनकीद बना सकता हूँ और एक मुकदमा बना सकता हूँ। अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं कहूँगा जी 50% ठीक है, 50% गलत है, तो एक फार्मूले के तहत मैं तनकीद करता हूँ। नहीं, लेकिन हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ है। हम जैसे इकानमी में चीज़ें अनप्रडिक्टेबल होती हैं, 1000 अननोन फैक्टर्स होते हैं, माफियाज एक्टिव होते हैं, फिर एक ऐसे गैर मामूली हालात जिसमें कोरोना में आपने तमाम इकानमी के पहिए को जैम किया, बंद किया, मजबूरी में आपकी तमाम जो एयरलाइंस है वो ग्राउंड हो गई, लोग घरों में महसूर हो गए, एक गैर मामूली सूरत हाल का हमने सामना किया। तो अब वापस एक नॉर्मल हालत की तरफ आप जा रहे हैं, नॉर्मल सी और फिर इन्फ्लेशन का, दोनों का ताल्लुक इस हद से तो हौसला अफजा है कि हम एक नॉर्मल इकानमी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें इन्फ्लेशन भी होगा, जिसमें एक्स्ट्रा यानी हो सकता है यानी डिफ्लेशन भी हो, ये तमाम चीज़ें उसका हिस्सा होती है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसलिए कम हुआ है कि इन्फ्लेशन रिलेटिवली स्पीकिंग यानी कम हुआ है। अदरवाइज कोई भी स्टेट बैंक इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो वो इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं ला सकता। मेरा एक ज़िम्नन सवाल आपके तजिए के हवाले से, आपने जुमला इस्तेमाल किया, ना मैं अपोजिशन कहूँ ना मैं कोई जर्नलिस्टों के स्टैटिस्टिक्स बयान करूँ, मेरे लिए आसानी होगी कि मुझे जुमला देने में आपको हुकूमती शख्सियत कहूँ या इत्तेहादी कहूँ। नहीं, मैं कोशिश करने की मतलब जस्तजू करता हूँ कि एक रिलेटिवली बैलेंस पिक्चर, एक जो कमरे में जो हाथी खड़े हैं उन हाथियों को की तरफ इशारा करूँ, जो आम आदमी को समझ नहीं आता, जो पॉलिसी मेकर्स पिक्चर्स देख रहे हैं उनके एंगल से देखो, आपकी बात समझ आ गई। नदीम साहब, यही महंगाई का जिन बेकाबू काबू में था कब? वो किसी भी दौर में नहीं रहा। उम्मीद तो की जा सकती थी ना कि काबू आएगा। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, अभी भी लोगों को उम्मीद है, पता नहीं क्यों उम्मीद है।
ऐसे तो कोई चीज़ टनल जो क्यों है उम्मीद है ही नहीं। किस चीज़ की उम्मीद होगी? जो इदारे हैं जिनका काम है महंगाई पे कंट्रोल करना, चेक एंड बैलेंस कायम करना है, वो बिल्कुल ही इनएक्टिव हैं, कुछ भी नहीं करे। हाँ, वज़ीर-ए-आज़म को बिल्कुल दर्द है, वो बारहा नोटिस लेते हैं, बोलते हैं हंगामी तौर पे इसको देखा जाए। देख रहे हैं सारे, लेकिन कमी देखा जा रहा है, बिल्कुल तरीके से देख रहे हैं अपने, लेकिन इस पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये इसी तरह से चलता रहेगा और ये मज़ीद बड़े आगे की तरफ जाएगा। अभी तो देखें, अभी आपकी ज़राअत का मसला भी नहीं हुआ, ये जो टिड्डी दल जो है अगले साल पता चलेगा लोगों को कि आगे क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी कुछ अभी वो तो आगे तो बड़ी भयानक सूरत हाल होगी नेक्स्ट ईयर जो होने जा रही सूरत हाल। लेकिन अभी जब कुछ नहीं हुआ, जब महंगाई इतनी हो गई, गंदम शॉर्ट कर दी गई, चीनी शॉर्ट कर दी गई और दीगर चीज़ें गायब कर दी गई मार्केट से, तो फिर यही असर होना है। तो अवाम, तो ये वाकई बड़ी मिजरेबल कंडीशन होती जा रही है। और क्या अभी तक कोई इदारा इस पे नहीं सोच रहा? आपको नहीं लगता कि इदारे बैठे हुए हैं और कोई गौर इदारे हैं बैठे हुए? किसने कहा इदारे नहीं है? बैठे हुए नहीं, सो भी नहीं रहे, वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं। नहीं, गौर कितना हो रहा है? बस गौर कोई प्लानिंग प्लानिंग हो रही है, तो यही थोड़ी अब कितना बढ़ाना आगे। अब आवाम के नफ्स को चेक किया जाता है कि अब हम इस काबिल हैं, अभी सांस ले रहे हैं, अभी चल रहे हैं, तो फिर सोचा जाता है, तो इसलिए चलता रहेगा मामला। साहब, वफाकी बजट की मंजूरी का भी सिलसिला जारी है, तो इसी हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो हुकूमत ने शाहज़ीन भुट्टी से हमायत मांग ली है। इत्तेहादियों के साथ जो वादों की अदम तकमील पर तो इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये सूरत हाल फिर किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? आपको लगता है कि बजट जो है आसानी के साथ अप्रूव हो जाएगा? देखिए, जो इत्तेहादी हैं वो नॉर्मल कोशिश करते हैं कि ऐसे वक्त में जो उनको नज़र आए कि हुकूमत को हम टफ टाइम देते हैं तो वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये आपको मालूम है कि आवाम के सामने जो भी कुछ कहते हैं, बंद कमरों में वजारतों का इशू होता है, फंड्स का इशू होता है, अपने हल्के के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, तो वो उनकी मजबूरी है, उन्होंने हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करनी है। लेकिन क्या इस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में हुकूमत जाने वाली है? नहीं। क्या आदमी इस्तेहकाम आएगा? नहीं। क्या हुकूमत के जो नंबर्स 10, 11, 12 हैं वो दराम से गिर जाएंगे? नहीं। क्या इमरान खान कंटिन्यू नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या बजट पास होगा? बिल्कुल पास होगा। सब इत्तेफाक करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस का लेवल देखें ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ नहीं होने जा रहा, सब इसी तरह चलेगा। ये जो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये अख्तर मेंगल भी हटे, क्या ये थोड़ी सी हरारत देने के लिए हटे कि थोड़ा सा वो किया जाए। क्यों? जब वज़ीर आज़म का इंतखाब था तब नहीं देखा था आपने सूरत हाल क्या थी? जब सदर का था उस वक्त सूरत हाल नहीं देखी क्या थी? जब चेयरमैन सेनेट का था तो हर चीज़ बहुस्नो खूबी सब एक पेज पे थे, आराम से हो गया था। और अभी ये भी मामला, ये तो कुछ भी नहीं होना, ये सब इसी तरह से चलेगा, बेफिक्र है। इसका मतलब है आप पूरा तरह इत्तेफाक करते हैं उनके कॉन्फिडेंस और उनके जुमलों पे। कॉन्फिडेंस है ये, इसी चीज़ का नाम है। ये चीज़ देख, ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने है, ये सब इसी तरह स्मूथ चलती रहेगी। गाड़ी जो है वो मोटरवे पे चल रही है। कोई ऐसी आपको हलचल नजर नहीं आती कि अपोजिशन मुतहर्रक हो के शायद कुछ मुतारक है, तरफ कर पाए या कोई गठजोड़ कर रहे? वो गठजोड़ किस चीज़ गठजोड़ है? गठजोड़ यही होगा कि भाई पास करवाना है बजट, ये आगे कुछ नहीं होगा। बयानों के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है के हद तक। तो चलें, ठीक है, मैं रुख करता हूं कोरोना का। एक और शख्सियत हमसे बिछड़ गई और वो भी सियासी हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल थी, एक अच्छा खासा उनका बैकग्राउंड था। इसके अलावा हमने देखा इन्हीं दिनों में बहुत सारी शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ीन जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन कोरोना वाकई, मुझे यहाँ पे आपका एक जुमला इस्तेमाल मैं करना चाहूँगा कि रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो अब तो अच्छी खासी तादाद हो गई अफराद की जाने वालों की, और वो शख्सियात जो मारूफ हैं, मशहूर हैं, जानी जाती हैं। देखिए ना, जान तो सबकी एक ही जैसी होती है, भले मारूफ हों या गैर मारूफ हों। सैयद मुनव्वर हसन देखिए, एक बड़ा नाम था, कराची का बड़ा नाम था, वो कि उन्होंने बाएं बाजू से अपनी सियासत का आगाज़ किया था, फिर वे जमीयत तुलबा में आए, फिर जमात इस्लामी के अमीर भी बने, तो बड़ा एक उनका नाम था। लेकिन ये वबा किसी को नहीं छोड़ती, ये किसी को नहीं देखती, बग़ैर किसी तमीज़ के ये सबको अपनी आगोश में लेती जा रही। जहाँ ज़रा सी बद एहतियाती की आपने और ये ले जाएगी, और ये ख़त्म नहीं हो रही। इसका स्पेल मज़ीद ख़तरनाक आ रहा है। आप देखें ना, आपका यूरोप जो है अमरीकी शहरी और ब्राज़ील वालों के ऊपर सफरी पाबंदी लगाने का सोच रहा है वो। तो ये दुनिया सिमट के आ रही है। वह बात वो, ये पहले भी मैंने कहा कि हम 2019 की तरह नहीं रह सकते। अब हमें अपने अतवार बदलने होंगे सारे, और हमें इसमें संजीदा, कम से कम बाकी चीज़ें एक तरह छोड़ दें, जो भी महंगाई वगैरह आवाम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कम से कम कोरोना के ऊपर तो हमें संजीदा होना पड़ेगा कि जितनी मौलिक चीज़ आ रही है। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि हालिया जो सूरत हाल है, इसमें बहुत सारी शख्सियात हमसे जुदा हो गई। देखिए, यकीनन अफसोसनाक अमर है, बहुत से लोग जुदा हो गए, इसमें बहुत से जानने वाले हैं,
हर ख़ानदान नहीं, तकरीबन हर तीसरा ख़ानदान मुतासर है कोरोना की वजह से। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि कुछ दिनों से रुझान जो है कोरोना के बढ़ने का, उसमें तब्दीली आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सस्टेन ट्रेंड है, रुझान है कि वाकई ये गिरने जा रहा है ग्राफ, लेकिन एक हमें नज़र आ रहा है कि जो कोशिशें हो रही है उसके कोई असरात और समरात हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो टारगेटेड क्वारंटीन और टारगेटेड लॉकडाउन जिन इलाकों में हो रहा है उससे भी फ़र्क पड़ा है कि उस इलाकों में जो तेज़ी से फैलने वाला रुझान था वो उसमें भी कमी आई है, जो हौसला अफजा बात है। लेकिन ये एक मुश्किल फ़ैसला है कि आपने इकॉनमी को चलाना है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हिस्सा डालना है, लेकिन फिर आपने SOPs को फॉलो करके कोरोना के ख़िलाफ़ भी जितने आप कर सकते हैं वो भी करना है। मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन बहरहाल हम शट डाउन नहीं हो सकते। हमने इकॉनमी को जो है पहिए को आगे बढ़ाना है, ज़िंदगी को बढ़ाना है। जो हमसे जुदा हो गए, अगरचे ये रुथलेस बात है, वो मैं शुहदा की कैटेगरी में डालना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये कुदरती आफत है, इसको हैंडल करना, उसको मौसर तरीके से हैंडल करना, हमारे अपने महदूदियात हैं, लिमिटेशंस हैं, कैपेसिटी का इशू है, 1000 चीज़ें और चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर हम 2020 में कोरोना से ज़िंदा निकल आए, अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी। और अगर हमने थोड़ा सा इकॉनमी के पहिए को भी आगे बढ़ाया, ये भी एक मिरेकल होगा। सही, ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सूरत हाल ये है कि हम गुजर तो रहे हैं, वबाई मर्ज का सामना तो है, नागहानी आफत है। SOPs जिसका आपने बार बार जिक्र किया है, आपको लगता है कि उस पर काम भी हो रहा है, अमल दरामद भी करवाया जा रहा है? बल्कि अगर मैं कल की सूरत हाल बयान करूं तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद ऐसी सूरत हाल थी पेट्रोल पंप्स पे कि एक लंबी कतारें, जम्मे गफीर, अवाम ही अवाम, और कोई SOPs नहीं। देखें, वहाँ तो ये था ना कि 25 रुपये बचाने 1 लीटर के ऊपर। अगर आपकी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल आ रहा है तो आपको 250 रुपये तो आपको बचाने के इतना तो हक है ना आपको। देखिए, वो अपनी जगह, वो तो हर जगह नज़र आ रहा है। जब बाद में थोड़ा सा वो कर दूँ कि जिस तरह से केसेस कम होने की बात हो रही है कि कोरोना के पॉजिटिव केस जो है वो कम हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल उसी तरह से है कि वेंड के ऊपर आप रख दें तो मसनूई तनफ़ुस देते रहें। हम 31,000 के ऊपर हम चले गए थे, टेस्ट कैपेसिटी हमारी 31,000 पे चली गई थी, तो उसमें हमारे जो केसेस उसमें आ रहे थे 6,500 तक पहुँच गए थे। लेकिन हमने 31,000 से जो रिवर्स गेयर मारा है 21,000 पर आ गए, तो उसकी वजह से केसेस भी कम हो गए। तो हम अभी भी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसे हम तस्लीम नहीं कर रहे, उसे भी हम सही तरह से पेश नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में हमें उस तरफ देखना होगा। देखिए, जितने टेस्ट करेंगे आप उतने ही लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता ही नहीं है कौन कैरियर इसका है तो प्रॉब्लम होगी। अभी भी आपको अलग आलमी इदारा सेहत बार बार यही कहता रहा है कि टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट, क्योंकि आप टेस्ट ही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं। अच्छा, वो टेस्ट भी इतना महंगा है कि आम गरीब आदमी नहीं करा सकता। 8,000 का कम से कम वो तो फ्री करें। मैं यहाँ तो संजीदगी का मुजाहरा करें। आपको लगता है कि हुकूमत दे पा रही है गरीब को जिसको बचाना? देखिए, पहली बात ये कि ये हुकूमत के बस का काम नहीं है। अमेरिका जैसे हुकूमत जो है वो बैठ गई थी इस वबा के सामने, जिनके पास वसाइल हैं, जो डॉलर छापते हैं, पूरी दुनिया की जान नहीं छुड़ा सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये एक थल हकीकत है जो हम मानने के तैयार नहीं है, जिसका सामना अब हर मसले में हुकूमत को आप 1000 गालियां दें, लेकिन ये एक ऐसा चैलेंज है जो आसान नहीं है, जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो पिछले 100 साल में। चलिए, मैं अजय गजई साहब आपके लिए ये रखता हूं कि वन लाइनर कोई मशवरा आवाम के लिए, ताकि हुकूमत चलो ठीक है अगर नहीं उनके बस की बात तो आप कम से कम आवाम को क्या मशवरा देंगे? पहली बात यह कि हमारी आवाम रेजिलेंट है, हमारी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर इकॉनमी है, हमने भूख से नहीं मरना। जितना भी क्राइसिस हो ये हमने साबित कर दी है। अमेरिका भूख से ऑलमोस्ट मरने के, वहाँ पे लोग गए थे, डबल रोटी तक स्टोरों में ख़त्म हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना में हमारे पास रोटी थी, खाने का कुछ था, चावल थे, दाल थे, ये थैंक्स टू आवर एग्रीकल्चर इकॉनमी। दूसरी बात ये कि यकीनन SOPs हम फॉलो कर रहे हैं और करना है। ये आवाम में एक शऊर है, हमारा अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, एजुकेशन दूसरे इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी एक मस्बत रवैया आवाम के यानी हम देख रहे हैं उनके बिहेवियर में, तो ये इंकरेजिंग है। काफ़ी है? नहीं है काफ़ी। सही। और नदीम साहब, यही मेरा आपसे सवाल है कि कोई मशवरा जो आप आवाम को और हुकूमत को मद्देनजर रखते हुए नाज़रीन तक नहीं, यहाँ पे सारी जिम्मेदारी आवाम के ऊपर आयद होती है कि उन्होंने कैसे जीना है, उन्होंने खुद सरवाइव करना है, बाकी किसी पे ना रखें कि पड़ोसी कोई भी नहीं आएगा। आपने अपने आप को बचाना है, आपने SOPs पर अमल दरामद करना है और बस जितनी एहतियात करेंगे उतनी आपकी भलाई है। अगर आपने खुदा न खासा कुछ हुआ, अस्पताल का रुख किया तो फिर नुकसान है। सही। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब, जान अशक सही साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।